ये सारे कवरेज कर दिया हमारे बहुत ही 30 मार्क बच्चों के लिए। अब हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो हो सकता है कि 97 से नीचे आए, उसके पीछे हमारी भी बात है कुछ, क्योंकि हमने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया है अभी। तो मैं एक्सपेक्ट भी तुमसे नहीं कर रहा हूं कि तुम 99 परसेंटाइल से ज्यादा ले आते इस बार या 97 ले आते। तुमको तो मैंने बोला था कि सिर्फ अटेम्प्ट दो बस, तो तुम्हें एकदम डरना नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं लास्ट क्लास में, मैं डिस्प्ले कर दूंगा एक दिन लाके, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लास्ट ईयर 92 परसेंटाइल लाया। डीसी में पढ़ रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये मतलब डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा कॉलेज है, आईआईटी से भी ऊपर है। आईआईटी दिल्ली के बाद इसका पोजीशन आता है प्लेसमेंट में, दिल्ली में ये कॉलेज है। इसमें एडमिशन लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका आया 92। उसको मैंने बोला बेटा जान लगा के पढ़ाई करना है तेरे को, तेरा हो जाएगा। सेकेंड अटेम्प्ट दिया उसने और वो इसको पहुंचा दिया कहां पे, 98 प्लस पे। उसका डीटीयू में हो गया भाई, हाँ दिल्ली का था इसलिए। लेकिन इस यहां पे फर्स्ट में 92, देखो क्या छलांग लगाया यार उस बच्चे ने, 50,000 बच्चों के आगे निकल गया दूसरे अटेम्प्ट में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उसको तो मैं एड्रेस कर रहा था, मैं बार बार देख रहा था उस बच्चे को, तो इसीलिए मैं बोल पाया उसे। तो मेरे पास सामने बैठ के पढ़ रहा था कॉलेज में, बार बार आता था वहां जो पास मेरा था ऑर्गेनाइजेशन वहां पे, और बार बार उसे मैं बोल रहा था बेटा तू हो जाए, कर देगा। और देखो 40,000 बच्चों से आगे निकल गया वो तुरंत से। तो फिलहाल ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में आए कि पास्ट डेटा है ऐसा हमारे पास कि जो इसका पहले अटेम्प्ट खराब हुआ था वो सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत ही बढ़िया किया। लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा डेटा ऐसे बच्चों का है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 97 परसेंटाइल और उससे ज्यादा लाया था, सेकेंड अटेम्प्ट में खत्म हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट में खत्म हो गया मतलब यार मार्क्स कैसे ला रहे हैं जानते हो, 89। पागल हो गया था ये लोग, अपने आप को समझ लिया हम एनआईटीएन हो गए। सेकेंड अटेम्प्ट में बर्बाद है, एडवांस बर्बाद है। तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें एडवांस के लास्ट डे तक भी उतना ही मेहनत करना है जितना तुम फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले किए थे। ये जीवन का एक ऐसा लड़ाई है, तुम्हें सिर्फ एक बार लड़ना है भाई, उसके बाद तुम्हें एक तगमा लोग पहना देंगे आईआईटीएन और एनआईटीएन का, फिर तुम जिंदगी भर ये चीज लेके जाओगे। तो सोचो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, मैं यही बोलता हूं। तुम अंडर ग्रेड कहां से कर रहे हो, ये बहुत बड़ा चीज होता है लाइफ में। अभी तुम्हारे पास समय है, 2-3 बार अटेम्प्ट दे रहे हो, बार बार भगवान तुम्हें मौका दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे एनटीए वालों ने बिल्कुल भगवान के बातों को मान लिया, ऐसा समझ लो। तो तुम इसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दो। ये जो रेगुलर एग्जाम ले रही है ना एनटीए, इसको कन्वर्ट करो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी में बेटा, और जान लगा के मेहनत करो। देखो मजा आ जाएगा जीवन का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करोगे। राइट, यस सर। अब इसके बाद का क्या है अगला आइटम? तो मैंने अभी एड्रेस किया है 2 टाइप के बच्चों को। एक तो मैंने एड्रेस किया ये हमारे 30 मार्क का बच्चों के लिए, एक एड्रेस किया मैंने तुम्हें कि एक ऐसा बच्चा जो खराब करता है रिजल्ट, तो उनको। और अब मैं एड्रेस कर रहा हूं इन जनरल सारे बच्चों के लिए। तो क्यों जो 50% लाए हैं अभी और जो 85 लाए हैं, जो 90 लाए हैं, सब बराबर है आज के डेट में। हाँ सब बराबर है, मेरा बात समझ लो। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी कॉलेज नहीं मिल रहा है और तुम्हें भी नहीं मिल रहा है। हाँ कहां पे अलग है, उनका थोड़ा प्रिपरेशन है और तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं है। मतलब जो 80 से नीचे लाए हो और जिन जो 80 और 90 के बीच में लाए हैं, वो जो 10-15 परसेंटाइल का गैप है वहां पे, उनका प्रिपरेशन है थोड़ा, इसलिए वो लाए हैं, और तुम्हारा नहीं है, इसलिए दिमाग में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है बेटा। तो अब तुम्हें 100% करना यह है कि जो पुराना सिलेबस है, जो हो चुका है उसके पीछे लगना है, और न्यू सिलेबस जो बचा हुआ है, न्यू सिलेबस जो बचा हुआ है उसे भी करना है, उसे भी करना है। तो अब का प्रिपरेशन 2 तरीके से चलेगा, एक जो हो चुका है और एक न्यू सिलेबस, उसे भी करना है। तो क्योंकि हम लेक्चर तो रेगुलर डालेंगे बेटा, और एक बात को मैं बीच में एड्रेस कर देता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला सर कोर्स कंप्लीट कब होगा, तो उसी का आंसर है ये। जो नया सिलेबस है ना उसे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये छोड़ोगे ना बेटा तो तीसरा अटेम्प्ट भी खराब होगा और चौथा भी होगा, क्योंकि तब दम नहीं मिलेगा इसे करने का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हो चुका है उसके लिए रिवीजन।
इसे मैं इंपॉर्टेंट दूंगा नाम, लेकिन इसको मैं लिखता हूं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है ये आज के डेट में मेरे लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। ये जो बच्चा नहीं करेगा उसका खराब होगा रिजल्ट। अब तो तुम्हें अब रिवीजन भी करना है और नया भी पढ़ना है नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, यही महामंत्र था। अब तुम्हें रिवीजन में क्या क्या करना है? रिवीजन में कम से कम 2-3 चैप्टर्स, टेक एनी वन चैप्टर। सपोज करो तुमने उठाया रोटेशन, चलो रोटेशन की बात मैंने लास्ट टाइम में कर ली थी। सपोज करो किसी ने वेव उठाया, वेव, ठीक है, वो वेव की तैयारी करना चाह रहा है। वेव में टोटल 5 तरीके का क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। वो वेव को तैयार करेगा। पहला, वेव इक्वेशन को अच्छे से पढ़ेगा। वो क्या करेगा? वेव इक्वेशन को अच्छे से पढ़ेगा। वेव इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर डालेगा। दूसरा, वेव इक्वेशन के बाद जो सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसे वो करेगा। इंटरफेरेंस, देखो उस टाइम पे मैंने ये सब नहीं बोला था क्योंकि एग्जाम सामने था, 10 दिन पहले था, तो मैंने 3 वर्ड बोली थी तुम्हें। आज मैं 2 वर्ड और बढ़ाया हूं कि और पॉसिबल क्वेश्चंस कहां से फॉर्म हो सकता है। एक वेव इक्वेशन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, एक इंटरफेरेंस से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तीसरा स्टैंडिंग वेव में ऑर्गन पाइप के साथ, स्टैंडिंग वेव में ऑर्गन पाइप के साथ, ठीक। चौथा, डॉपलर, और 5वां बीट्स। अब तुम्हें अगर वेव को पूरा अच्छा तरीके से तैयार करना है बेटा, तो स्टिंग वेव और साउंड वेव 2 चीज हो गया, दोनों की तैयारी हो जाएगी। एक चीज इसमें अभी मिसिंग है, लाउडनेस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है लाउडनेस पे। तो अब तुम्हें वेव इक्वेशन के 1 क्वेश्चन करने हैं, इंटरफेरेंस के 2 क्वेश्चन करने हैं, स्टैंडिंग वेव के 3 क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं, 3 क्वेश्चन इसका कर लिया स्टैंडिंग वेव का, इंटरफेरेंस के 2 कर लिए, वेव इक्वेशन के 2 कर लिए, ठीक। डॉपलर इफेक्ट के 3 क्वेश्चन किए, काफी वेरिएशन है इसीलिए। बीट्स का 2 क्वेश्चन कर लिया। कितना क्वेश्चन हुआ? 3 2 5 5 3 8 8 और 2 10 और 1 11 क्वेश्चंस तुम्हें करने में कितना टाइम लगेगा मुझे ये बताओ। 11 क्वेश्चंस तुम करोगे, तुम्हारा वेव पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तुम्हें अब रिवीजन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू करना है। जो हो चुका है उसकी बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो हो चुका है, जो तुमने कर लिया है, उसका रिवीजन बेटा अब ओनली न्यूमेरिकल्स। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, तुम 1,00,000 बार थ्योरी पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन करने के लिए न्यूमेरिकल आना चाहिए तुम्हें। And numerical solving approach is totally different and theoretical understanding is totally different. Otherwise, बोर्ड का हर एक बच्चा जो 99 परसेंटाइल आता, वो टेस्ट में, मेंस में और एडवांस में हमेशा क्रैक करता। ऐसा कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। बोर्ड में बहुत सारे बच्चे 98, 99, 95, 97, 98 लाते हैं और उनका सिलेक्शन तक नहीं होता मेंस और एडवांस में, क्योंकि वहां पे अप्रोच डिफरेंट है और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का अप्रोच डिफरेंट है। यहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कितना भी फिजिक्स तुम्हें आता हो, यदि तुम प्रॉपर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं किए हो, तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम रिवीजन कैसे करो ना मेंस और एडवांस के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हारे लिए है अभी। और जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें वही फॉलो करना है। मैंने बोला था तुम्हें कि तुम्हें वही करना है जो मैं बोल रहा हूं अब, ठीक। नेक्स्ट मंथ पता चल जाएगा। 2 आइटम तो और है ना यार। मेरा अगर बात नहीं हिट किया तो तुम मुझे जो मन होगा वो बोलना, तुम फ्री हो बोलने को, राइट। लेकिन अभी 1 महीने मेरा बात मानो, एक दिन तुम्हें रिवीजन भी करना है, तुम्हें डेली के लेक्चर पढ़ने हैं। डेली का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिवीजन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन को कैसे करना है? सिर्फ न्यूमेरिकल से करना है। सर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमने चैप्टर ही नहीं पहले पढ़ा। तब तो तुम एक बार करो, गो थ्रू करो चैप्टर को, पहले गो थ्रू करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। हाँ, लेकिन जो हो चुका है उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो तुम्हारे मैंने समझा वेव हो गया। तो अब वेव को कैसे तैयार करें और बढ़िया तरीके से, ताकि वेव का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। उसके लिए वेव के तुम्हें 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? इस बार का जो मेंस का क्वेश्चन है ना, उठाओ बेटा, 5 डेज में 10 पेपर तुम्हें वो दे देगा,
कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइट पे मिल जाएगा। एनटीए ने दे दिया, बाकी छोड़ो, तुम्हें एनटीए ने क्वेश्चन दे ही दिया है तुम्हें, ठीक। तो वहां से उठाओ, उसमें से सारे क्वेश्चंस लगा दो चैप्टर के, 8-10 क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। और कुछ जो पुराने मेंस के क्वेश्चंस हैं या AIEEE के उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसे कर डालो। सर आपका डीपीपी करें या नहीं करें, मैंने बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं दूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तो करना ही करना है। इसके साथ पैरेलल में ये भी करना है। सर हमारे पास टाइम कम है, बेटा तुम्हारा काम क्या है? एक डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन में नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम कम है। एक टीचर बोले मेरे पास टाइम कम है, मैं पढ़ा नहीं सकता। और एक स्टूडेंट बोले मेरे पास टाइम कम है, मैं पढ़ नहीं सकता। तो फिर भाई तेरा काम ही क्या है? तब तुम स्टूडेंट ही कहां से रह गए? राइट ना? ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गया, आपने इसे भी बता दिया। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि ये 11 क्वेश्चन करने से क्या हमारा वेब पूरा तैयार हो जाएगा? अब तो मैंने बोला प्रैक्टिस तो जितना भी कर ले, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर तुम्हें एक कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक। चलो, तो अब जो हो गया उसका रिवीजन करना है इस तरीके से, और जो होना है उसको इस तरीके से देखना है, ठीक है। अब तीसरा काम क्या है वो जरा समझो। नहीं, तीसरा काम क्या है वो जरा समझो। अब हमें जो हुआ है उसमें कुछ बच्चों को कुछ आता ही नहीं होगा, तो वो पहले ये काम करो, ये भी मैंने बता दिया है। अब अगला टाइप का बच्चा ये होगा कि वो अब ना तुरंत से मेरा ये सब बात मान के टेस्ट छोड़ देगा और मुझे मैसेज करेगा, सर आपका टेस्ट दूं, सर आपके डीपीपी करूं। मैंने बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरा डीपीपी है बेटा, मैं बहुत ध्यान रखता हूं डीपीपी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा, डीपीपी एंड टेस्ट। ये नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। डीपीपी और टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे, चाहे दुनिया का कुछ भी करते रहो, नहीं होगा सिलेक्शन भाई, नहीं होगा अभी के टाइम पे, क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट भी देना है भाई मेरे, चौथा भी देना है। कॉन्फिडेंस यहां नहीं है तो अगला इंप्रूवमेंट का स्कोप है ना, अभी से तैयारी तो करो। तैयारी नहीं करोगे, बोलते रहो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक। तो कितना भी तैयारी कर लो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक कि तुम रिवीजन नहीं करोगे। और रिवीजन ऐसे नहीं करोगे जैसे मैं बता रहा हूं, सिर्फ न्यूमेरिकल। अच्छा, ये भी सारा कुछ एड्रेस कर दिया मैंने। अब एक और बात लास्ट का है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर हमारी तैयारी बहुत ज्यादा थी, हमने बहुत सारा चीज कवर कर लिया था, लगभग 90% सिलेबस कवर कर लिया था, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि बेटा तुमने थियोरेटिकल तैयारी की थी। तुमने क्या किया था? थ्योरी किया था, थ्योरी, और 2-4 न्यूमेरिकल कर लिए, 2-4 न्यूमेरिकल कर लिया। इससे तैयारी कभी नहीं होता बेटा। तैयारी न्यूमेरिकल से होता है, जहां पे देखते ही दिमाग बोले कि ये क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव का है, इक्वेशंस लगा बेटा स्टैंडिंग वेव के, और उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस है उसे फॉलो कर, तब आएगा बेटा आंसर। अदरवाइज थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कोई क्वेश्चन किया इस 11 में से, अब इस 11 का एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 11 क्वेश्चन जो तुमने किया उसको करके छोड़ देना है क्या? नहीं बेटा, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस, ये एनालिसिस क्या होता है सर? आपने जो क्वेश्चंस किए उसके सॉल्यूशन को रेफर करो, देखो कि उसका जो भी सोर्स से तुमने किया था वो सोर्स में इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या वो तुमसे फास्टर है? अगर वो तुमसे फास्टर है तो उसे अडॉप्ट भी करो और फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा से लगाओ। मतलब जितना टाइम तुमने इसको करने में दिया उसका डबल टाइम तुम इसके एनालिसिस में दो। ये एनालिसिस तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर था ना, ड्यू टू दिस एनालिसिस, तुम्हें क्वेश्चन का ट्रीटमेंट ही नहीं आया समझ में, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं समझ में आया, तो तुम्हें इसके ऊपर काम करना है। राइट? तो समझ में आ गया? यस सर, आपका बात बिल्कुल समझ में आ गया है। मुझे इस तरीके से रिवीजन को आगे बढ़ाना है, आपके सारे लेक्चर्स को डीपीपी और टेस्ट को देना है एकदम हर हालत में, और ये काम को आगे इसी तरीके से फॉलो करते जाना है। वेव मैंने बोला इसी तरीके से न्यूटन्स लॉ हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ है तो उसमें 5 क्वेश्चन कर लेने हैं, मैंने सारे कवर कर दिए। फ्रिक्शन के 2 ले लेना, सर्कुलर मोशन के 2 ले लेना, है ना? तो हो गया, 7-8 क्वेश्चन करोगे, न्यूटन्स लॉ रिवीजन होगा। रिवीजन में कितना टाइम दे सर? एक सब्जेक्ट में 1 घंटा रिवीजन का टाइम दो अलग अलग टाइम पे दो यार। 15 मिनट बैठ जाओ, एक बार 10 क्वेश्चन लगा लो 15 मिनट में। 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो वैसे भी दिक्कत है तुम्हारा आप तो, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट भी दिए, रिवीजन भी कर लिए हो। हाँ, मैं वैसे बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा जिसे ये चैप्टर ही नहीं आता, रिवीजन तो वही करेगा ना यार जो पहले चैप्टर किया होगा। यस सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोल दी है। तो बेटा अब हमें रिवीजन का प्लानिंग भी समझ में आ गया है। 1 फिजिक्स में देना है, 1 घंटा मैथ्स में देना है, 1 घंटा केमिस्ट्री में देना है। रिवीजन ही सिलेक्शन है, रिवीजन ही सिलेक्शन है बेटा। रिवीजन करोगे सिलेक्शन होगा, रिवीजन करोगे सिलेक्शन होगा, टेस्ट दोगे सिलेक्शन होगा, डीपीपी दोगे सिलेक्शन होगा। यही सारा चीज सिलेक्शन कराता है, और प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का करना है।
यस सर, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, हम ऐसा ही करेंगे। ये वर्ड तुम्हारा है और कसम खा लो, नेक्स्ट आईआईटी का कसम दिला के बोल रहा हूं मैं, एकदम इसको रिलीजियसली फॉलो करना बेटा, और इसी तरीके से अपने फर्दर शेड्यूल्स को बना लेना, ठीक। तो अपन फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, इसी को आगे बढ़ाते हैं अब।